हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है और हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये पहले हम समझ चुके हैं कि किसको श्रेणी क्रम बोलेंगे, किसको समांतर क्रम बोलेंगे और किसको मिश्रित क्रम बोलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यदि तीन प्रतिरोध अर्थात दो या दो से अधिक, 3, 4, 5, यहाँ पे मैंने 3 रजिस्टर लिए हैं और आप देख रहे होंगे कि तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 जो हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों श्रेणी क्रम में है? क्योंकि यह एक ही तार में जुड़े हैं, अलग अलग तार में नहीं हैं और इंड टू इंड जुड़े हैं। आई बात समझ में? तो जब एक ही तार में दो या दो से अधिक प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये जो विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें V वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है। तो इससे करंट का फ्लो होगा। करंट किधर से किधर होता है? चालक तार में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, चालक तार। ओके, तो यहां से करंट चलेगा और ऐसे फ्लो होता हुआ यहां पे आ जाएगा। अब जरा समझिएगा कि ये जो 3 प्रतिरोध इस परिपथ में लगे हुए हैं, इनका काम क्या है? तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था कि किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध हो या उसमें हम किसी और रजिस्टर को जोड़ दें चालक तार के बीच में, उसका काम यही है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, विरोध उत्पन्न करेगा। तो ये तीनों जो रजिस्टर हैं, तीनों जो प्रतिरोधक हैं, ये प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना हो, क्या होता है? ओम होता है। तो हो सकता है कि ये 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करे, ये 10 ओम, ये 15 ओम। तो किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी का रेजिस्टेंस कम है, जिसके कारण हमने R1, R2, R3 दिखाया है। कभी कभी ऐसा केस आएगा, आगे चल के हम देखेंगे कि प्रतिरोध बराबर है तो हर जगह आप R लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, प्रतिरोधक है। तो यदि 3 प्रतिरोधक इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तीनों क्या करते होंगे? इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती होगी उसका विरोध करते होंगे, अपोज करते होंगे। आई बात समझ में? यदि इस परिपथ में से इन तीनों प्रतिरोधक को हटा दिया जाए, इन तीनों रजिस्टर को हटा दिया जाए और सिर्फ एक रजिस्टर लगाया जाए, सिर्फ एक प्रतिरोधक लगाया जाए और एक ऐसा प्रतिरोधक लगाया जाए कि वह उतना प्रतिरोध उत्पन्न करे, वह उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करे, इतना रेजिस्टेंस उत्पन्न करे जितना यह तीनों मिलकर कर रहे हैं। बात समझिए, इस सर्किट में कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ एक चीज सोचना है कि तीनों जो मिलकर के विरोध उत्पन्न करेंगे विद्युत धारा का, तीनों जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला, उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कोई एक प्रतिरोधक, कोई एक रजिस्टर को ला करके इन तीनों को हटाकर वहां जोड़ देना है। तो जो एक लाए हैं आप इन 3 के बदले में, उसके प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? उसके प्रतिरोध को कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? बहुत सारा ऐसा काम है
कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके करते हैं, और जो है सो कि वही काम 10-15 लोगों की बजाय एक जो है सो कि कोई सिस्टम कर देता है, कोई मशीन कर देता है, कोई यंत्र कर देता है। जैसे पहले के समय में जो पेपर वर्क करना पड़ता था, या अलग अलग जो पियून हुआ करते थे, चपरासी या कर्मचारी जो लोग हुआ करते थे, तो बहुत सारा काम बटा हुआ था कॉलेजेस में, ऑफिस में। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए तो कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर क्या किया गया, कंप्यूटर ने बहुत लोगों का जो काम है वो अकेले कर देता है। बहुत लोग जो चीज़ों को स्टोर रख सकते हैं अपने पेपर में, अपने फाइल्स में, वो उससे ज़्यादा कंप्यूटर अकेले स्टोर करके रख सकता है। तो कंप्यूटर बहुत सारे लोगों के माइंड के, बहुत सारे लोग के किए गए काम के इक्विवेलेंट है, उसका समतुल्य है, बराबर है। तो इसी तरीके का आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो बात यही है कि हम लोगों का हेडिंग क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि आप किसी परिपथ में 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी प्रतिरोधक जोड़े हैं, यदि उस सभी प्रतिरोधक को हटा करके कोई एक प्रतिरोधक लगाया जाए और वह प्रतिरोधक उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करे, उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट करे जितना वो सब मिलकर कर रहे थे, तो उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। आई बात समझ में? ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया। इन दोनों डायग्राम में आपको लग रहा है ये छोटा है, बड़ा है, तो इससे कंफ्यूज मत आइए, ये दोनों सेम है, ठीक है? ओके। और सिर्फ एक अंतर है, क्या? ये 3 प्रतिरोधक को हटा के मैंने एक प्रतिरोधक लगाया है, और यहाँ लिखा है RS। S का मतलब है सीरीज। क्या है? सीरीज, श्रेणी। और R का मतलब प्रतिरोध। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध है उसे हम RS से दिखाते हैं। मैंने मान लिया है कि यह जो रजिस्टर है, यह जो प्रतिरोधक है, यह उतना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। आई बात समझ में? ओके। तो V जो है, V वोल्ट का बैटरी यहाँ जोड़ा गया, यहाँ भी V वोल्ट का बैटरी है। इसमें जो करंट है वो I है। इसमें जरा सोचिए करंट क्या होगा। तो आप ओम के नियम से जानते हैं, ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो क्या आया था गणितीय रूप में, V बराबर IR। ठीक है? तो यहाँ V सेम है, यहाँ भी दोनों जगह V सेम है, दोनों जगह R भी सेम है। देखिए R आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर के जितना इस परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो अकेले कर रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? जितना रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट हो रहा है उतना ही रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जब प्रतिरोध नहीं बदला, अगर इसमें जितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जितना प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध हो रहा है, उतना विरोध उसमें भी प्रवाहित विद्युत धारा का हो रहा है, तो वहां का रेजिस्टेंस और यहाँ का पूरा रेजिस्टेंस दोनों सेम है, पोटेंशियल सेम है। तो V नहीं बदला, R नहीं बदला, तो I कैसे बदल जाएगा? इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में 3 चीजें हैं, V, I और R। तो V बदला नहीं, R बदला नहीं, तो I थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट क्या होगा? I होगा। तो जितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। आई बात समझ में? यहाँ अगर 20 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ भी 20 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ जितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है ये भी उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो करंट कैसे चेंज होगा? तो करंट यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही करंट होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट होगा तो यहाँ भी 10 एम्पियर का करंट होगा। तो याद रखिए कि करंट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। ओके। अब इसकी चर्चा करते हैं। इसका जो प्रतिरोध है वो R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। इन तीनों प्रतिरोधक के जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो इस बात को समझिए कि अगर यहाँ पे आप 20 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं तो क्या इसका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर, तीनों का जो भी विभवांतर है वो सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं, 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब ये जो प्रतिरोध लगा है, इसका ये वाला पॉइंट जितना पोटेंशियल पे है
और ये वाला जितना पोटेंशियल पे है, मान लीजिए कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 18 वोल्ट है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आप मान लीजिए कि 15 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 18 वोल्ट और 15 वोल्ट में से घटाइए कितना आएगा? 3 वोल्ट आएगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ? 3 वोल्ट हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, फिर इसका अगर इस पॉइंट का 15 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 10 वोल्ट हो गया, मान लेते हैं समझने के लिए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 15 में से 10 घटाएगा तो इसका कितना आएगा? 5 वोल्ट आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टर है, ये जो प्रतिरोध है R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, इसको आप एक और ऐसे सोचिए, V बराबर क्या है? IR। ठीक है, अब जो करंट है, यहां पे करंट I है, यहां पे करंट कितना है? I, यहां पे करंट कितना है? I। तो इस पूरे परिपथ में करंट का वैल्यू कितना है? I। याद रखिएगा, ये मैं चाहूंगा कि आप ये बात अपनी कॉपी में लिख लें कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 2 प्रतिरोध हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, अगर वो सभी के सभी श्रेणी क्रम में है तो पूरे वायर में, पूरे चालक तार में जो करंट होता है, जो विद्युत धारा होती है, वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। करंट क्या होता है आपको मालूम है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और उसका परिमाण कैसे निकालते हैं कि इकाई समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। तो एक बात जरा सोचिए कि यहां से आवेशों का प्रवाह होना शुरू हुआ, ठीक है, यहां से धनावेश ऐसे चले, तो यहां पे मान लीजिए कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि इमेजिन करिए और 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो 10 एम्पियर का करंट का मतलब क्या हुआ कि 10 कूलम प्रति सेकेंड। तो 10 कूलम आवेश 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पास कर रहा है। अच्छा, यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इमेजिन करिए, क्या यहां से कम होगा या ज्यादा होगा? यहां भी वही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आवेशों का प्रवाह होता है तो चालक तार में जो आवेश होते हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होते, कहीं पे जमा नहीं होते या उत्पन्न नहीं होते, नए तरीके से वो पैदा नहीं होते और ना ही वो बर्बाद होते हैं। और मैंने बोला था वहां पे कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का नियम यहाँ पे पालन होता है। आवेश का ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। तो जितना आवेश यहां से क्रॉस करेगा 1 सेकेंड में, उतना ही आवेश यहां से क्रॉस करेगा, उतना ही आवेश यहां से क्रॉस करेगा, उतना ही आवेश इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्रॉस करेगा। तो इस पूरे परिपथ में जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो उसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करता हूँ, हिंट्स करता हूं मैं आपको। जैसे एक चालक तार यहां से जा रहा है और इसमें 10 कूलम प्रति सेकेंड अर्थात 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहां से ये वायर 2 भाग में बट गया। अब जरा इस बात को समझिए, ये जो एक चालक तार है ये 2 भाग में बढ़ गया, तो सोचिए क्या होगा। क्या इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट है, अब 10 एम्पियर इसमें भी और 10 एम्पियर इसमें भी होगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब आवेश यहां से जा रहा है तो यहां के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होगा, लेकिन जब यह चालक तार 2 भागों में बट रहा है, वहां से 2 वायर निकल रहे हैं, तो कुछ आवेश इधर जाएगा और कुछ आवेश इधर जाएगा, तो ये करंट 2 भाग में बट गया। तो हो सकता है कि 8 कूलम प्रति सेकेंड इसमें हो, 2 कूलम प्रति सेकेंड इसमें हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कूलम प्रति सेकेंड इसमें हो जाए, 8 कूलम, मतलब बराबर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ये कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये वायर जैसे ही बटेगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पे चालक तार एक ही है और एक ही चालक तार में हम 3 प्रतिरोध लगाए हैं, तो क्या हो रहा है? समझिए इस बात को।
अगर यहाँ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 10 कूलम आवेश क्रॉस किया तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। कहीं भी आवेश का परिमाण कम नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। तो इस वायर में करंट चेंज हो सकता है क्या? आंसर है नहीं। तो विद्युत धारा का जो परिमाण है वह प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मेरा पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जो भी हमने इसमें रेजिस्टर लगाए हैं, ये जो R1 रेजिस्टर है, R1 प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टर है, इसके एक्रॉस जब मैं बोलूं तो इसके 2 पॉइंट कैसे सोचिए, इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका, उतना ही पोटेंशियल इसका? आंसर है नहीं, अलग अलग होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई इनका रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। जरा सोचिए कि यहाँ पे करंट जा रहा है I, प्रतिरोध है इसका R1, तो I गुने R1, यहाँ पे क्या कर देंगे? V1। यहाँ पे पोटेंशियल देखिए कैसे निकालेंगे? V बराबर IR, उनका नेम कहता है ना V बराबर IR। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए, पोटेंशियल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका जो प्रतिरोध है और जो यहाँ करंट है, जो इससे करंट पास हो रहा है वो I है, तो I इंटू R1 करेंगे तो वो जो आएगा। यहाँ जब आप करिएगा तो करंट तो यहाँ पे I है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है? वो है R2। तो I गुने R2 और I गुने R1 एक ही वैल्यू आएगा, तो I गुने R1 अलग आएगा और I गुने R2 अलग आएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस, इसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, इसका वैसे ही अलग होगा। इसका कैसे निकालिएगा? ओम के नियम से I गुने R3 V बराबर IR। तो IR3 अलग होगा, IR2 अलग होगा, IR1 अलग होगा, अर्थात इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो इसको हम बोलेंगे V3, इसको क्या बोलेंगे? V2। ओके। अब ये हो सकता था कि अगर प्रतिरोध बराबर हो जाए, जैसे R, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हो जाता, क्योंकि क्या होता? I गुने R, I गुने R, I गुने R। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल से, लेकिन याद रखिए अगर श्रेणी क्रम में आप जितने भी प्रतिरोधक जोड़े हैं और अगर सबका प्रतिरोध अलग अलग है तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे V1, V2 और ये V3, कोई दिक्कत? ओके, आपने जब पोटेंशियल पढ़ा होगा, जब आपने विभव पढ़ा होगा, तो इसकी एक बड़ी खासियत होती है, खास गुण होता है कि जो विभव होता है वह अदिश राशि होता है। और अदिश राशि की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता है, उससे आप सीधे जोड़ सकते हैं, सीधे घटा सकते हैं, बड़ा आसान सा गणित होता है इसका। तो यदि मैं पूछूं कि यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल है और ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, ये V2 किया, ये V3 किया, तो इन तीनों प्रतिरोध के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस यूज हो रहे हैं, अगर इन सबको ऐड किया जाए तो कितना होगा? तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, कुल जो विभवांतर है वही तो होगा ना। ये जितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, ये जितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, ये जितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, तो तीनों का पोटेंशियल अदिश राशि सीधे ऐड कर लीजिए। आप जितना सप्लाई दे रहे हो उतना ही होगा, उससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या है? V। और हमने सीधे क्यों जोड़ा भाई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो या पोटेंशियल या अदिश राशि से सीधा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज किया है कि चित्र 1 के लिए, जो चित्र 1 है डायग्राम 1, इसके लिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हमको मिल सकता है। ओके, तो V बराबर V1 की जगह IR1 कर सकते हैं, V2 की जगह IR2 कर सकते हैं और V3 की जगह IR3 कर सकते हैं यहाँ पर। अब V बराबर I सब में कॉमन है, क्योंकि करंट तो हर जगह कांस्टेंट था, तो I हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? अब इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। ओके, पुनः चित्र 2 से। चित्र 2 में देखिए क्या है, V वोल्ट का बैटरी है, करंट इसमें भी I है और इसमें एक ही प्रतिरोध है, तो ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस
इसका जो ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? उतना ही होगा जितना वोल्ट का बैटरी है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग ओम का नियम लगाए तो क्या होगा? V बराबर I R S। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I R। तो अगर चित्र 2 में ओम का नियम लगाया जाए तो V बराबर I, करंट इसमें कितना है? I, और प्रतिरोध कितना है? RS। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये जो V वोल्ट का बैटरी था और ये जो है, ये दोनों तो सेम है, तो इसके स्थान पे इसको आप रख सकते हो। जब दोनों V का वैल्यू है, दोनों V है, ये बराबर है, तो IRS को उठा के रख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझिए, RS क्या था? समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि यदि 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं और आप ये निकालना चाहते हैं कि कितने ओम, कितना प्रतिरोध का रजिस्टर उन तीनों को हटा करके उस परिपथ में लगाया जाए कि करंट सेम रहे, या जितना तीनों मिलकर के प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कौन सा रजिस्टर लगाना है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है। इन तीनों के रेजिस्टेंस को आप सीधे जोड़िए, जितना आएगा। जैसे प्रारंभ में मैंने बोला था कि ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 15 ओम है, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। तो अगर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कंडीशन याद रखिएगा, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इन तीनों का प्रतिरोध क्रमशः 5, 10 और 15 है, तो जोड़िए 30 ओम आएगा। तो इन तीनों को हटा दीजिए और 30 ओम का एक प्रतिरोधक, एक रजिस्टर इसमें ला के लगा दीजिए, तब भी वह उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस तरीके से आप समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के लिए। ओके, अगर हमने 3 के लिए ये बनाया है, अगर 3 प्रतिरोधक जुड़े हो तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर 4 होता तो क्या होता? 5 होता तो क्या होता? यदि n होता तो क्या होता? बहुत सारे होते तो इसके लिए हम एक कंडीशन छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं। वह क्या? यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों, मैं क्या बोल रहा हूं? यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ऐसा हो जाएगा। अब 5 है तो आप 5 तक कर लीजिए, 10 है 10 तक कर लीजिए, n है तो n तक कर लीजिए। आई बात समझ में? इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस हम लोग और क्रिएट करेंगे, बड़ा आसान रहेगा सॉल्यूशन के लिए।
यदि n प्रतिरोधक यदि समान परिमाण के n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। RS बराबर हम लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 R2 R3 इसलिए लगा रहे थे क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग सोच रहे थे। लेकिन यदि समान परिमाण का सब 5 ओम 5 ओम 5 ओम या सभी प्रतिरोध 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तब क्या होगा, तो R1 R2 R3 की जगह R ऐसा करेंगे तो क्या होगा, R प्लस R। 3 होगा तो 3 करेंगे, 4 होगा तो 4 करेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या मैसेज दे रहा है कि यदि n प्रतिरोधक है तो आप ऐसा कर लीजिए कि अगर 3 हुआ तो यहाँ पे 3R लिखिएगा, 4 होगा तो 4R लिखिएगा, 5 होगा तो 5R। इसका मतलब है कि यदि n प्रतिरोधक समान परिमाण के हैं तो उसके लिए आप RS बराबर nR यूज कर सकते हैं। n क्या है, संख्या है, प्रतिरोधकों की संख्या है, और R क्या है, किसी एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, किसी एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो ये आप याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा रिलेशन हम लोग पैरेलल वाला से थोड़ा सा करेंगे और ये काफी शॉर्टकट है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इस तरीके से जो है दे दिया गया ना, ये आपका जो है 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे क्या कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर आप करेंगे तो R1 है 5, R2 है 5, R3 है, तो करके आपका 15 ओम आएगा, है कि नहीं? लेकिन कंडीशन याद है कि हाँ भाई, जब सभी समान होते हैं तो क्या जो है उसको काउंट कर लीजिए, तो 3 है, तो RS निकालना है तो इनकी जगह 3 रख लीजिए, और एक का प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो उससे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, है कि नहीं? तो यदि समान परिमाण के n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर कितना हो जाएगा, nR हो जाएगा, n इंटू R। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, श्रेणी क्रम था, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध था। ठीक इसी प्रकार से समांतर क्रम वाला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।